नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है आत्मसम्मान। आज रसोई घर से लगातार बर्तनों के पटकने की आवाज़ें आ रही थीं। इधर बाहर आंगन में सेविंग करता सोहन रसोई घर के बर्तनों की आवाज़ों से परेशान होकर अपनी पत्नी शालिनी से बोलता है, क्या शालिनी तुम बर्तन को आहिस्ते से नहीं रख सकती हो? देखो ना, बाहर तक कितनी तेज आवाज़ आ रही है। अपने पति सोहन की बात सुनकर शालिनी बोलती है, आपको बस थोड़ी सी आवाज़ से ही दिक्कत हो रही है। यहाँ घर का सारा काम मेरे ही सर पर रहता है, उसका क्या? आपका तो बढ़िया है, आप नौकरी कर रहे हैं तो आराम से बना बनाया खाना मिल जाता है। आपको कोई घर का काम करना नहीं पड़ता है। यहाँ मैं बाहर नौकरी भी करती हूँ, फिर घर का भी सारा काम देखो आकर। तुम्हारी माँ तो बस बैठी बैठी हुक्म चलाती रहती हैं। मेरे आने से पहले क्या काम नहीं करती होंगी? पता नहीं किस घर में शादी करके फंस गई। तभी शालिनी की बात सुनकर सोहन बोलता है, पर हमने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम नौकरी करो। अब थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी ही। अब तुमको नौकरी भी करनी है तो घर में बैलेंस बनाकर चलना ही पड़ेगा, और फिर थोड़ा बहुत तो मैं भी तुम्हारी सहायता करा देता हूँ। अब जब मुझको ही जल्दी जाना है तो क्या तुम घर का काम नहीं कर सकती हो? और फिर तुम्हारी तो आज छुट्टी है, और ये क्या तुम मेरी माँ के पीछे पड़ी रहती हो? अच्छा है कि माँ पिताजी आज घर पर नहीं हैं। और कान खोलकर सुन लो, थोड़ा मेरे माता पिता के लिए सोच समझकर बोला करो। और सोहन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। इधर शालिनी सोहन की बात सुनकर और आग बबूला हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मेरी भी तो कुछ ख्वाब हैं, और क्या मैं उनको पूरा नहीं कर सकती? मैंने इतना पढ़ा लिखा है तो क्या घर में बैठकर इन लोगों की सेवा करने के लिए? तभी घर के दरवाजे की डोरबेल बजती है। शालिनी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने काम वाली बाई चमेली थी। उसको देखकर तो शालिनी एकदम भड़क ही उठती है और बोलती है, ये कोई टाइम है तुम्हारा आने का? सारे बर्तन धुलने को पड़े हैं। जब सुबह 7 बजे तुम्हें हम लोगों ने टाइम दे रखा है तो अपने टाइम पर आती क्यों नहीं हो? आधे से ज़्यादा बर्तन मुझे ही धुलने पड़े। तभी चमेली बोलती है, पर मेम साहब अभी 8 भी नहीं बजा है, बस थोड़ा सा लेट हो गई। थोड़ा मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए रात में सोने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, अब बहाना मत बनाओ, और अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह ना ताको। तुम यहाँ से जल्दी जाओ और बर्तन धुलो जाकर। चमेली रसोई घर में जाकर बर्तन धुलने लगती है और शालिनी अपने पति सोहन के लिए टिफिन तैयार करने लगती है, क्योंकि आज सोहन को जल्दी ऑफिस जाना था। चमेली बर्तन धुलते धुलते रसोई घर में शालिनी से बोलती है, मेम साहब, बड़ी मेम साहब नहीं दिख रही हैं और बड़े साहब भी नहीं दिख रहे हैं। घर में एकदम सन्नाटा पसरा पड़ा है। तो शालिनी चिढ़कर बोलती है, तुम ज़्यादा ध्यान अपने काम पर लगाया करो, समझी? बड़ी मेम साहब कहाँ हैं? बड़े साहब कहाँ हैं? तभी चमेली बोलती है, अरे मेम साहब, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वो लोग घर पर रहते हैं तो घर में अच्छा लगता है। तभी शालिनी बोलती है, काम धाम तो है नहीं उन लोगों को, उनको तो पता है घर पर एक काम वाली जो है। मुझे तो इन लोगों ने घर की नौकरानी बना रखा है। सोचा था नौकरी कर ली है तो आराम होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। घर का सारा काम करो, फिर ऑफिस जाओ, फिर ऑफिस से आओ और फिर घर का काम करो। शालिनी का मुंह चलता रहा। चमेली भी बर्तन धुलकर और झाड़ू पोछा करके चली गई, लेकिन शालिनी का मुंह टेप रिकॉर्डर की तरह चलता ही रहा। इधर ऑफिस के लिए सोहन भी तैयार होकर जूते पहन रहा था तो शालिनी उसके पास लंच का डिब्बा रखकर बोलती है, ये रहा आपका खाने का टिफिन। अपनी पत्नी को गुस्सा देखकर सोहन बोलता है,
शालिनी, अगर दिक्कत हो रही है तो नौकरी छोड़ दो, क्योंकि ऐसे परेशान होकर काम करना ठीक नहीं है। तो शालिनी बोलती है, तो मेरा इतना पढ़ना लिखना बेकार है क्या? तुम्हारी माँ घर का काम नहीं कर सकती, वह तो पूरा दिन घर पर बेकार ही बैठी रहती हैं। शालिनी, माँ भी तो तुम्हारा सहयोग करती हैं, पता है कितना सहयोग करती हैं। शालिनी चिढ़कर बोलती है, देखो मेरे मैके में मेरी भाभी बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, वह सिर्फ अपनी नौकरी पर ही फोकस करती हैं। और मेरी माँ पूरे घर को कितने अच्छे से संभाले हैं। एक तुम्हारी माँ है जिन्हें सिर्फ मेरा ही खून पीना है। तभी सोहन बोलता है, अरे तुम्हें तो समझाना भैंस के आगे बीन बजाना है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, लेकिन इस तरह से घर में कलह पैदा मत किया करो। और गुस्से में लंच का डिब्बा उठाकर घर से निकल जाता है। इधर शालिनी भी अपने कमरे में पैर पटकते हुए चली जाती है। इधर शालिनी की सासू माँ राधिका जी और ससुर विष्णुदयाल जी अपनी बेटी के बच्चे के जन्मदिन पर उसके घर पर गए थे। राधिका जी की बेटी शालू के एक छोटी बच्ची खुशी है। बड़े ही धूमधाम से खुशी का जन्मदिन मनाया जाता है। सभी लोग खुश थे। राधिका जी की बेटी शालू के ससुराल में सास ससुर और एक देवर और उसका पति रोहित है, और उसकी 1 साल की बेटी खुशी भी है। सभी लोग जन्मदिन के दूसरे दिन नाश्ता करने बैठते हैं तो शालू बोलती है, मुझे आप लोगों को एक खुशखबरी सुनानी है, मेरी जॉब लग गई है। शालू ने बीएड कर रखा था, इसलिए उसका टीचर के रूप में एक सरकारी स्कूल में सिलेक्शन हो जाता है। सभी लोग यह बात सुनकर खुश थे, लेकिन शालू की माँ राधिका जी कुछ सोच में डूब गई। इधर शालू की सासू माँ भी कुछ शांत थी। ऐसा नहीं कि वे दोनों लोग अपनी बेटी और बहू के लिए खुश नहीं थे। जब शालू अपनी माँ को कुछ सोच में डूबा देखती है तो वह थोड़ा परेशान हो जाती है, और जैसे ही वह अपनी माँ को अकेला देखती है तो वह अपनी माँ से पूछती है कि क्या माँ, आपको मेरी जॉब लगने से खुशी नहीं हुई? तभी राधिका जी बोलती है, अरे नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तेरी जॉब लगने से। पर बेटा बोलकर राधिका जी चुप हो जाती हैं। पर क्या माँ? शालू अपनी माँ से पूछती है। अरे बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ विचार मेरे मन में चल रहे थे। अरे माँ, आप मुझे बताओ तो हो सकता है आप कुछ अच्छा ही सोच रही हो। अपनी बेटी की बात सुनकर राधिका जी बोलती है, बेटा अगर तुम नौकरी करोगी तो तुम्हारे घर का काम कैसे होगा? अभी तो तुम अपने घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती हो। तुम्हारी सासू माँ को गठिया की बीमारी है बेटा, वह भी उतना काम नहीं कर सकती। फिर तुम्हारी बेटी भी इतनी छोटी है। मुझे लगता है तुमको एक बार अपनी सासू माँ से बैठकर अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इतनी प्यारी गृहस्थी इस तरह कमाने की भागदौड़ में बर्बाद हो जाए। बेटा अपने पैरों पर खड़ा होना अच्छा है, लेकिन उससे खुद को या किसी को असुविधा ना हो। इसलिए बेटा पहले तुम्हें अपनी सासू माँ से इसकी इजाज़त लेनी चाहिए। साथ ही अपने आप को तैयार करके ही नौकरी करना कि तुम अपने घर की और अपनी नौकरी की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाओगी, अन्यथा तुम्हारा सुखी जीवन नौकरी के लिए बर्बाद हो जाएगा। माँ की बात सुनकर राधिका बोलती है, माँ आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मैं तो जॉब मिलने की खुशी में अपनी जिम्मेदारियों को भूल ही गई। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मेरी सासू माँ बिल्कुल स्वस्थ नहीं है और मेरी बेटी भी अभी बहुत छोटी है। ठीक है माँ, मैं अपनी सासू माँ से बात करती हूँ और इसके बाद ही मैं कोई निर्णय लूँगी कि मैं नौकरी करूँगी या नहीं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अपने सारे दायित्वों को अच्छे से निभाऊंगी। और ऐसा बोलकर शालू अपनी माँ के गले लग जाती है और तुरंत ही अपनी सासू माँ के पास जाती है। उधर शालू की सासू माँ अपनी पोती के साथ खेल रही थीं और शालू अपनी सासू माँ के पास जाकर बैठ जाती है।
तभी सालू की सासू माँ बोलती है, अरे सालू बेटा क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ माँ, आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, सालू बोलती है। तभी उसकी सासू माँ बोलती है, हाँ बोलो बेटा, तुम्हें क्या बात करनी है? माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने नौकरी करने का फ़ैसला अपने आप ही कर लिया, लेकिन एक बार भी घर के बड़ों से नहीं पूछा। मैंने यह भी नहीं सोचा कि घर का काम कैसे होगा। आपकी पोती अभी भी बहुत छोटी है, आपको भी गठिया की बीमारी है। माँ, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तब शालू की सासू माँ बोलती हैं, हाँ बेटा दिक्कत तो होगी, लेकिन तुमने घर के बारे में इतना सोचा और मुझे इतना सम्मान दिया, तो हम सास बहू मिलकर संभाल लेंगे। बेटा मैं पूरी तरह से तो घर का काम नहीं कर सकती, लेकिन जितना हो सकेगा तेरी सहायता जरूर करूँगी। 2-3 साल तो बेटा हम लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे ही खुशी स्कूल जाने लगेगी तो मुझे और तुझे थोड़ा आराम हो जाएगा, और तब तक हम लोगों को भी इसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि बेटा तेरी नौकरी करने से घर का रूटीन तो बदलेगा ही। तभी सालू बोलती है, माँ जी मैं आप लोगों के लिए सुबह ही सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर रख दूंगी, बस आप लोगों को थोड़ा ठंडा खाना खाना पड़ेगा, और मैं तो 3 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे जिस स्कूल में पढ़ाने जाना है वह स्कूल हमारे घर से बस थोड़ी दूर पर ही है, मुझे जाने में आधा घंटा ही लगेगा। तभी सालू की सासू माँ बोलती हैं, ठीक है बहू, तो तुम अपनी नौकरी के लिए तैयार हो जाओ, और प्यार से उसके सर पर हाथ रख देती हैं। बेटा आज जैसे तुमने समझदारी दिखाकर आपस में बात करके समस्या को सुलझा लिया, ऐसे ही घर की बागडोर हमेशा संभाले रहना। सालू खुशी खुशी अपनी सासू माँ के गले लग जाती है और उनके कमरे से चली जाती है, और अपनी माँ राधिका जी को सब बात बताती है। तब राधिका जी सालू से बोलती है, बेटा अपने सास ससुर को कोई तकलीफ ना होने देना, सदा उनका ध्यान रखना। तब शालू बोलती है, हाँ हाँ माँ, मैं आपके संस्कारों पर उंगली नहीं उठने दूंगी। अभी माँ बेटी बातें ही कर रहे थे कि तभी राधिका जी के पति विष्णु दयाल जी कमरे में आते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, क्या राधिका जी अपनी बेटी के घर रहने का ही इरादा बना लिया है क्या? 10 बज चुके हैं, जल्दी से तैयारी करो, 12 बजे हमारी ट्रेन का टाइम है। ऐसा ना हो तुम माँ बेटी के बतियाने के चक्कर में ट्रेन ही छूट जाए। तभी शालू बोलती है, अरे पापा इतनी जल्दी कैसे आप लोग जा सकते हैं? अभी आप लोगों को तो सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं, इतनी जल्दी आप लोग नहीं जा सकते। तो राधिका जी बोलती है, बेटा बेटी के घर ज़्यादा रुकना ठीक नहीं होता है, अब तुम अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। लेकिन माँ जन्मदिन के फंक्शन के चलते मैं आपसे अच्छे से बात भी नहीं कर पाई। तभी राधिका जी बोलती हैं, ठीक है बेटा फिर कभी आएंगे, और अभी तो रक्षाबंधन भी आने वाला है, तब तुम अपने भाई को तो राखी बांधने आओगी ही ना। और ऐसा बोलकर राधिका जी और विष्णु दयाल जी अपनी बेटी के घर से निकल पड़ते हैं। इधर उनकी बहू शालिनी अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाकर परेशान हुई जा रही थी। वह तो बस यह सोचती कि देखो एक मेरी सास है जो बस थोड़ा सा काम करा दिया और सारा काम मेरे सर पर रख देती हैं और आराम से इस घर में महारानियों की तरह रहती हैं। अगर हर काम वो कर दें तो जाने कौन सा उन पर पहाड़ टूट पड़ेगा। और फिर सोचती है कि एक मेरी माँ को देखो, लो सारे घर का काम खुद करती है, मेरी भाभी को भी एक क्लास उठाकर नहीं रखने देती, कितना ध्यान रखती है मेरी माँ अपनी बहू का। और एक और मेरी सास, पता नहीं मेरी भाभी ने ना जाने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो उन्हें मेरी माँ जैसी सासू माँ मिली है, और मैंने ना जाने कौन से कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी सास मिली। तभी शालिनी के पास रखे फोन की घंटी बजती है।
शालिनी अपने विचारों के भंवर से निकल कर फोन की तरफ देखती है तो वह फोन उसकी ऑफिस की फ्रेंड का था। पहले तो उसका मन नहीं हो रहा था कि वह किसी से फोन पर बात करे, लेकिन ऑफिस की फ्रेंड कामना की कॉल देखकर वह फोन उठा लेती है, क्योंकि ऑफिस में कामना और शालिनी की काफ़ी पटती थी। हेलो कामना, यार कैसे फ़ोन किया? शालिनी बोलती है तो कामना बोलती है, आज शाम को मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो तू आ रही है ना? कहाँ यार, घर पर कोई नहीं है। क्यों, तेरे सास ससुर तो तेरे साथ ही रहते हैं, तो घर पर तो वो लोग होंगे ही ना। तभी शालिनी बोलती है, अरे वो आज रात 9 बजे तक ही आ पाएंगे, क्योंकि वे लोग अपनी बेटी के यहाँ गए हैं। यह सब सुनकर कामना बोलती है, अरे तो तेरा हस्बैंड जब आ जाए तो तुम आ जाना। तो शालिनी बोलती है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। तो कामना बोलती है, कुछ भी कहे यार, तेरे ठाठ हैं ठाठ। सास ससुर जो तेरे साथ रहते हैं उनसे तुझे आराम तो बहुत है। तभी शालिनी बोलती है, क्या खाक आराम है, ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम करके जाओ, लौट कर आओ तो तुरंत ही किचन में घुस जाओ, सारा दिन काम ही काम। मज़े तो तेरे हैं जो तू अकेले रहती है और किसी की रोका टाकी भी नहीं है। जब मन हो काम कर और जब ना हो तो आराम कर। घर में खाना खाना हो तो बना लो, ना बनाने का मन हो तो होटल खाने चले जाओ, पर यह आज़ादी कहाँ रखी यहाँ पर। तभी कामना बोलती है, नहीं यार, कभी कभी अकेले मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी घर पर अकेले बोर होते हैं, उनको भी अकेले छोड़कर जाने से हमेशा डर ही लगा रहता है। आजकल मेड लोगों का भी भरोसा नहीं। लेकिन तू ये नहीं समझेगी। चल तो पार्टी और किसी दिन रखते हैं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 4-5 दोस्तों को ही बुलाने का सोचा था, लेकिन तू नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा। चल फ़ोन रखती हूँ और अब कल मिलती हूँ। शाम के 7 बज चुके थे। शालिनी को भी ऑफिस से आए 1-1.5 घंटा हो चुका था। वह रसोई घर में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है, क्योंकि आज खाना बनाने वाली ने छुट्टी कर रखी थी। खाना बनाने में 8:30 बज जाते हैं। तभी उसका पति सोहन भी घर पर आ जाता है और आकर तुरंत ही शालिनी से पूछता है, क्या अभी तक माँ पिताजी घर नहीं आए? तो शालिनी बोलती है, पता नहीं क्यों नहीं आए। तो सोहन बोलता है, अरे तुमको इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि एक बार फ़ोन करके पूछ लेते, कहीं वे कहीं फंस ना गए हों। तो शालिनी बोलती है, तुमको तमीज़ थी तो तुम ही पूछ लेते, यहाँ भाषण देने से तो अच्छा है। शालिनी की बात सुनकर सोहन बोलता है, अरे मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में फंस गया था, इसीलिए मैं उन लोगों को फ़ोन नहीं कर पाया। और हड़बड़ाकर अपने पिताजी को फ़ोन लगाता है। तो विष्णुदयाल जी फ़ोन उठाते हैं, अरे पिताजी, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया है, आप अभी तक घर नहीं पहुँचे। अरे बेटा, वो ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, बस 1 घंटे बाद हम घर पहुँच जाएंगे, तो चिंता ना कर, आराम से आ जाएंगे। और ऐसा बोलकर विष्णुदयाल जी फ़ोन काट देते हैं। राधिका जी और विष्णुदयाल जी रात के 9:30 बजे तक आ जाते हैं और दरवाजे की बेल बजाते हैं, लेकिन शालिनी दरवाज़ा खोलने नहीं जाती। सोहन जाकर दरवाज़ा खोलता है और अपने माता पिता का पैर छूकर उनके सामान को पकड़कर अंदर रख देता है और अपनी माँ पिताजी से कहता है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाता हूँ। तभी राधिका जी बोलती हैं, अरे बेटा तू आराम कर, अभी अभी ऑफिस से थका हारा आया होगा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर सोहन बोलता है, अरे माँ, बड़ी मुश्किल से तो मौका मिलता है आप लोगों की सेवा करने की। आप लोग आराम से फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना गर्म करता हूँ। इधर शालिनी अपने पति की बातें सुनकर अंदर ही अंदर कुढ़े जा रही थी। इतना ख्याल है अपने माँ पिताजी का, मेरी तो इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और जैसे ही सोहन कमरे में आता है तो उससे बोलती है,
मुझे तो कभी भी आपने खाना गर्म करके नहीं खिलाया, और गर्म करना तो दूर की बात है, परस के भी नहीं खिलाया। शालिनी की बात सुनकर सोहन बोलता है, तुम्हें तो इतनी तमीज है नहीं कि मेरे माता पिता इतनी दूर से आए हैं, उन्हें जाकर खाना ही परस दो जाकर, और उनसे हालचाल ही पूछ लो। तभी शालिनी बोलती है, हाँ हाँ, अपनी तमीज अपने पास रखो, बड़े आए मुझको तमीज सिखाने वाले, और मुंह घुमाकर लेट जाती है। सोहन ने शालिनी को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वह उसके माता पिता के साथ अच्छे से व्यवहार करे, लेकिन शालिनी उसकी बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। सुबह होती है, सभी लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके शालिनी और सोहन ऑफिस निकल जाते हैं। शाम के 5 बजे शालिनी अपने ऑफिस से आती है और दरवाजे के बाहर सैंडल उतारकर अंदर घुसती है तो सामने सोफे पर अपनी सासू माँ राधिका जी को देखकर अंदर ही अंदर कुड़ जाती है और कमरे में जाकर कपड़े चेंज करके किचन में चली जाती है। पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रही है ये बुढ़िया मुझसे। ऐसे महारानियों की तरह छुई मुई बनकर बैठी रहती है, जैसे मेरी शादी से पहले इनके लिए 10-15 नौकर लगे हुए थे, जो इनके आगे पीछे घूमते रहते थे। थोड़ा सा कामकाज करने में ना जाने इनके शरीर में क्या हो जाएगा। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर आराम फरमाती रहती हैं, जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। बाहर से काम करके थक कर आओ और जैसे ही घर में घुसो रसोई घर के काम में लग जाओ। शालिनी अपना सारा गुस्सा आटा गूंदने में निकाल रहे थे। ऐसा नहीं था कि शालिनी की सासू माँ राधिका जी को बहू के बड़बड़ाने या उसके खींचने का भान नहीं था, लेकिन वो भी अपने हट पर थीं। अपनी बहू की बड़बड़ाहट को वह एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। अगर कहा जाए तो राधिका जी की बहू अक्ल में डाल डाल तो वे बात थीं। आखिरकार वे उसकी सास थीं। असल में शालिनी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका एक सपना था कि वह जॉब करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। इसके लिए उसने अपनी शादी से पहले ही नौकरी के लिए आवेदन दे रखे थे, लेकिन इसी बीच उसके लिए सोहन के साथ शादी का रिश्ता आया। तो सोहन का रिश्ता देखकर शालिनी के माता पिता बोले, बेटा लड़का अच्छी कंपनी में जॉब करता है और घर खानदान भी बढ़िया है, तो तुम शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि इससे अच्छा रिश्ता हम मिडिल क्लास के लिए दोबारा मिलना मुश्किल है। तो शालिनी शादी के लिए मान तो जाती है, पर उसने एक शर्त रखी कि अगर उसकी शादी के बाद उसे कभी भी अच्छी नौकरी मिली तो कोई भी उसे नौकरी करने से रोकेगा नहीं, तभी मैं यह शादी करूंगी। आखिर मैं इतना पढ़ने के बाद यूं ही घर पर नहीं बैठ सकती। सोहन और उसके घर वालों को शालिनी की इस शर्त से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करे या घर पर बैठे, तो वे लोग भी शादी की शर्त मान जाते हैं। तो दोनों तरफ से ही हाँ हो गई और सोहन और शालिनी का खुशी खुशी विवाह हो गया। शादी के बाद शालिनी और सोहन भी खुशी खुशी रहने लगे। अभी शालिनी की शादी के 5-6 महीने ही बीते थे कि शालिनी को नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। उसने जैसे ही अपना ज्वाइनिंग लेटर देखा तो वह उस दिन फूली ना समा रही थी। उसके तो मानो पैर जमीन पर ही ना रख रहे हों, क्योंकि उसका बरसों का सपना जो पूरा हो गया था। तो जब रात में सब खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए तो शालिनी ने उनसे अपनी ज्वाइनिंग लेटर की बात बताई, तो सब लोग सुनकर खुश हुए और उसे आशीर्वाद भी दिया। लेकिन राधिका जी ने भी अपनी बात सब लोगों के सामने रख दी। शालिनी बहू नौकरी करे, इससे मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है, और मैं यह भी नहीं बोलूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए। लेकिन मैं भी अब वृद्ध हो चुकी हूँ, इसलिए मैं भी पहले की तरह अब घर की पूरी जिम्मेदारी फिर से नहीं संभाल सकती। और फिर कुछ सोच विचार कर बोलती है, आप सभी लोग सुन लीजिए, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन
आप लोग मुझसे यह उम्मीद मत रखिएगा कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। सभी लोग राधिका जी की यह बात सुनकर आश्चर्य भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। फिर राधिका जी आगे बोलती है, अगर एक बार मैं इस भंवर में फंस गई तो फिर मैं जिंदगी भर इस भंवर से नहीं निकल पाऊंगी। सभी लोगों को उस वक्त राधिका जी की बात सुनकर हैरानी भी हुई थी। यहाँ तक कि राधिका जी के पति विष्णुदयाल जी ने यह तक कह दिया था कि मुझे तो अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी सीधी सादी पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप इस तरह बदल लेगी। लेकिन अपने पति की बातों का भी राधिका जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वह तो अपनी जिद पर ही अड़ी रही। लेकिन शालिनी भी कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो घर के कामों के लिए नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि नौकरी करना उसका सपना जो था और उसके पति और ससुर ने तो इजाज़त दे ही दी थी और उसकी सासू माँ को भी उसके नौकरी करने से कोई ऐतराज नहीं था। तो घर के कामों के लिए एक समाधान निकाला गया कि घर के झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए एक कामवाली और एक खाना बनाने के लिए खाना बनाने वाली रख ली जाएगी। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती थी। शालिनी को सिर्फ इतना ही काम था, ऑफिस से आकर सब लोगों को बस खाना परोसना। सब कुछ अच्छे से चलने लगा। शालिनी की शादी को 2 साल हो गए थे और सभी लोगों को घर के इस रूटीन की आदत भी लग चुकी थी। लेकिन मुश्किल तब खड़ी होती थी जब काम वाली या खाना बनाने वाली छुट्टी ले ले तो शालिनी को तो दिक्कत ही हो जाती थी। ऐसा ही कुछ दिनों से हो रहा था। शालिनी की खाना बनाने वाली 5 दिन की छुट्टी करके चली गई, जिस वजह से शालिनी को ऑफिस जाने और आने के बाद खाना बनाना पड़ रहा था, जिस कारण शालिनी सबसे खिसियाई सी रह रही थी। शालिनी को ऑफिस से आकर रोटियां सेकना सबसे बड़ा बोझ लगता था। ऐसा नहीं कि राधिका जी बिल्कुल भी काम नहीं कराती थी। जब भी खाना बनाने वाली नहीं आती तो राधिका जी सब्जियां काट देती थी। लेकिन शालिनी के ऑफिस से आने के बाद रसोई घर में वे झांकती तक नहीं थी और अगर शालिनी को ऑफिस से आने में देर हो जाए तो सब्जी भी बना देती थी। लेकिन शालिनी को अपनी बैठी हुई सास उस टाइम बहुत ही चुभती थी। वो हमेशा किचन में बड़बड़ाती रहती और रोटियां सेकती रहती। लेकिन राधिका जी भी अपनी बहू की बड़बड़ाने को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। इधर शालिनी अपनी सारी परेशानी अपनी माँ को बताती तो वो भी अपनी बेटी को परेशान देखकर बोलती, पता नहीं तेरी सासू माँ कैसी है। असल में शालिनी की माँ कमला जी की बेटे की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। तो जब शालिनी के छोटे भाई की सगाई हुई तो शालिनी की माँ कमला जी ने बड़े ही गर्व से कहा था, मैं अन्य सासों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपने बहू के आने पर अपने हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाए और फिर बोलती हैं, जब अभी तक पूरा घर संभाल रही हूँ तो अब क्यों नहीं संभाल सकते। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी तरह से छूट है। वह बहुत अच्छे से नौकरी करे, घर की चिंता बिल्कुल भी ना करे। जब एक माँ अपने सभी बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो अपनी बहू को क्यों नहीं बनाकर खिला सकती रोटियां। और अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, घर का सारा काम और रसोई का सारा काम मैं अच्छे से संभाल लूँगी। कमला जी के उच्च विचार सुनकर उनकी होने वाली बहू का पूरा परिवार, रिश्तेदार और यहाँ तक कि उनकी बेटी शालिनी भी गदगद हो गई थी। और शालिनी अपनी माँ की तारीफ में बोलती है, वाह माँ, आपके कितने उच्च ख्याल हैं और आप कितना बड़ा दिल रखती हो। काश मेरी सासू माँ के विचार भी आपकी तरह होते। पर हे भगवान, मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ।
मेरी तो सासू माँ को तो ऑर्डर देना आता है, बस बैठे बैठे पंचायत करती रहे। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों और मानसिकता वाली है। अपने पति सोहन की ओर देखते हुए शालिनी अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए बोले जा रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद ही शालिनी के भाई की शादी भी हो गई। कुछ दिनों में ही शालिनी की भाभी ने भी अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। कमला जी भी अपनी बहू को अपनी हथेलियों पर ही रखती थीं। सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठकर अपनी बहू बेटे के लिए नाश्ता और लंच के लिए टिफ़िन तैयार करती और रात का खाना भी तैयार रखती थीं। यहाँ तक कि कमला जी अपने हाथों से ही परोस कर खाना खिलाती थीं। कमला जी की बहू भी कमला जी के पीछे पीछे माँ जी कहकर अपनी पसंद और नापसंद बताती रहती और अपने खाने की फरमाइशें उनके सामने बोलती रहती। कमला जी भी बड़े चाव से अपनी बहू की हर फरमाइश को पूरा करती। सभी के दिन बड़ी खुशी से बीत रहे थे। कमला जी और उनकी बहू खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। कमला जी ने शुरू में अपनी बहू को एक भी काम नहीं करने दिया और उसकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर खाना बनाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, यह प्रक्रिया अब उदासीनता में बदल रही थी। इधर शालिनी अपनी सास से इसलिए परेशान थी कि वह उसकी माँ की तरह पूरा काम नहीं करती और बार बार अपनी माँ का उल्हाना देती फिरती, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी। इधर शालिनी की भाभी को कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। धीरे धीरे कामना जी भी कुछ परेशान रहने लगे और जब भी शालिनी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती तो अपनी सास का रोना शुरू कर दिया करती। इधर कमला जी अपनी बेटी की बात सुनकर बस हाँ हूँ ही करती रहती। जहाँ पहले अपनी बेटी शालिनी की अपनी सासू माँ को खरी खोटी सुनाने पर उसकी माँ भी चालू हो जाती थी, वहीं कुछ दिनों से शालिनी की बातों का जवाब सिर्फ वे हाँ हूँ में ही दे रही थी। शालिनी को भी अपनी माँ का इस तरह से जवाब देना कुछ अजीब सा लग रहा था। एक दिन जब शालिनी ने फ़ोन अपनी माँ को किया तो कमला जी रो ही पड़ी। तो शालिनी बोली, माँ आप रो क्यों रही हो? अरे माँ क्या हुआ है, आप मुझे बताइए। मैं हूँ ना माँ, क्या हुआ है बताओ। शालिनी की बात सुनकर तब कमला जी बोलती हैं, बेटा मैं इतना काम करती हूँ तेरी भाभी के लिए, पर फिर भी उसे मेरी कोई कद्र ही नहीं है। अरे शालिनी बेटा, मेरी दी हुई छूट ही मुझ पर भारी पड़ रही है। अरे माँ आप पहेलियाँ ना बुझाओ, सही सही बताओ। माँ आखिरकार हुआ क्या है? शालिनी परेशान होकर बोलती है और आगे बोलती है, क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं और उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होने देती थी। और फिर शालिनी बोली, क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? शालिनी बेचैन होते हुए अपनी माँ से पूछने लगी। तब कमला जी बोलती हैं, क्या बताऊं बेटा, अरे अब तो तेरी भाभी सब कुछ मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद वह एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ लगाती है। अरे बेटा वह यह भी नहीं देखती कि मैं कुछ काम कर रही हूँ या नहीं, बस उसे तो हाथ में ही पानी चाहिए। अगर धोखे से सुबह के नाश्ते में देरी हो जाए तो तेरी भाभी मुझे गुस्सा दिखाकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। अरे बेटा मैं भी अब व्रत हो रही हूँ, लेकिन तेरी भाभी तो मुझे नौकरानी ही समझने लगी है। अरे खाने या नाश्ते में थोड़ी भी देर हो जाए तो मेरी रसोई घर में सहायता कराने की बजाय चिल्लाने लगती है और गुस्से में तेरी भाभी चिल्लाकर मुझसे बोलती है, आप दिन भर घर में पड़ी पड़ी क्या करती रहती हो, थोड़ा सा ही तो काम होता है। और रोते हुए कमला जी अपनी बेटी से आगे बोलती हैं, आखिर शालिनी बेटा तुम ही बताओ, मेरा भी तो आत्मसम्मान है कि नहीं? मैं तो तेरी भाभी के लिए बस एक काम वाली बनकर रह गई हूँ।
अपनी माँ की बातें सुनकर शालिनी बोलती है, पर माँ यह तो बहुत गलत बात है। आपने भाई से बात की या नहीं? आपने उसे साफ साफ बोल क्यों नहीं दिया कि अपनी पत्नी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं, उसके घर की नौकरानी नहीं। भाभी अगर नौकरी करती हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि वे आप पर हुक्म चलाएंगी और अपनी मनमानी करेंगी, शालिनी ने गरजते हुए कहा। तभी कमला जी बोलती हैं, किस मुंह से बोलूं बेटा, पहले तो मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि कमला अपनी बहू को इतनी ज़्यादा छूट मत दो, नहीं तो बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। लेकिन मैं ही पागल थी और अपनी बढ़ाई के कारण अपनी बहू को सिर चढ़ा लिया। अब भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा। और कमला जी आगे बोलती हैं, एक बात बोलूं बेटा, तुम भले ही अपने सासू माँ को कितना भी भला बुरा बोलो, लेकिन तेरी सास का यह फैसला बहुत सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकेगी। तेरी सास भले ही एक बार सबकी नज़रों में बुरी अक्खड़ सास बन गई, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन का आत्मसम्मान बचा लिया, और ऐसा कहकर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बचा लिया। ना तो अब तू उन्हें ताना दे सकती है और ना घर का कोई सदस्य और ना ही कोई रिश्तेदार। काश बेटा मैंने भी तेरी सासू माँ की तरह निर्णय लिया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। आज शालिनी अपनी माँ की बातों को सुनकर एकदम से निशब्द सी रह गई थी। आज उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ के लिए करे तो क्या करे, और भारी मन से फ़ोन रख देती है। आज उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत ही परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ के बारे में ही सोचती रहती है, और वह अपने मन में विचार करती है कि क्या माँ सही बोल रही थी कि उसकी सासू माँ ने एकदम सही निर्णय लिया था। आज वह पूरी रात इधर से उधर बेड पर करवटें बदलती रही, लेकिन नींद तो मानो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बेमन से ऑफिस गई। आज वहाँ भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसकी ऑफिस फ्रेंड कामना ने उससे खोया खोया देखकर पूछा भी कि शालिनी कोई परेशानी है क्या, तो वह अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर बोलती है, अरे कुछ नहीं, वो रात में थोड़ा सा नींद नहीं आई थी और शाम को ऑफिस से लौटते टाइम भी उसके मन में अजीब सी हलचल चल रही थी। आज वो दरवाज़ा खोलकर जब अंदर आई तो अपनी सासू माँ को सोफे पर बैठा देखा, तो वह उनको देखकर चिढ़ी नहीं, बल्कि आज उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आज पहली बार राधिका जी को भी अपनी बहू का यह रूप देखकर आश्चर्य तो हुआ, पर वह शांत रही और चुपचाप शांति से बैठकर टीवी देखती रही। शालिनी अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करके रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी, और इधर शालिनी के सास ससुर आराम से बैठे बातें कर रहे थे, और बात करते करते शालिनी के सासू माँ अपने नाखूनों में रेड कलर का नेल पेंट भी लगा रही थीं, जिसे देखकर उनके पति विष्णुदयाल जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में आप ये फैशन किसको दिखाएंगी? और हंसकर विष्णुदयाल जी बोलते हैं, अब तो मेरी नज़र भी कमज़ोर पड़ गई है। तभी राधिका जी नखरे दिखाते हुए बोलती हैं, किसी को नहीं दिखाना मुझे, सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब थोड़ा आराम मिला है और वक्त भी, तो क्या अपने शौक भी ना पूरे करूं? और धीरे से मुस्कुरा देती हैं और आगे बोलती हैं, और पता नहीं कब भगवान अपने घर बुला ले, समझे जी, अब तो मैं अपने पूरे शौक करूंगी। किचन में चाय बना रही शालिनी को आज अपनी सासू माँ की बातें सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, और उनकी बातें सुनकर वह भी मुस्कुरा दी और मन में सोचती है, सही तो कह रही हैं माँ जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कहाँ मिलता है,
पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, और अगर काम वाली बहू मिल जाए तो उसे और उसके बच्चों को जीवन भर संभालो, और उसके बाद भी उनके जीवन भर के कार्यों को कोई सम्मान नहीं देता। काश मेरी माँ ने भी सासू माँ की तरह पहले ही कह दिया होता कि मैं अपनी बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। अगर बहू को नौकरी करना है तो करे, पर मुझसे यह उम्मीद ना रखे कि मैं घर के सारे दायित्वों और रसोई घर में कामों को संभालूं। आज शालिनी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, और फिर 3 कप में चाय छानकर वह अपने सास ससुर के पास जाकर बैठ जाती है और हंसकर बोलती है, सही तो कह रही हैं मम्मी जी, आखिर उनकी भी तो इच्छाएं हैं। आज अपनी बहू का यह रूप देखकर राधिका जी और विष्णुदयाल जी दंग रह जाते हैं। जो बहू उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती थी, आज ना जाने उसे क्या हुआ। इधर आज सोहन भी ऑफिस से जल्दी आ जाता है, और वह शालिनी को अपने माँ पिताजी से इस तरह हंस हंस कर बात करते हुए चाय पीते देखकर दंग रह जाता है। आज उसे अपने परिवार को यूं हंसता देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।